अच्छा जी, लेक्चर 118 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, एक बात तो ये है कि IS 41 की ना समरीज अपलोड हुई थी, तो उसमें कंडीशनल ग्रांट की जगह अनकंडीशनल लिखा हुआ था और अनकंडीशनल की जगह कंडीशनल लिखा हुआ था। वो अब जो फाइनल समरीज मैंने अपलोड की हैं उसके अंदर मैंने वो सही कर दिया है, और फाइनल समरीज में आपको IS 1037 की भी मिल जाएगी और IS 38 की भी समरी मिल जाएगी। अच्छा जी, IFRS 9 के अंदर हमने डिस्कशन करनी थी अकाउंटिंग मिसमैच की। तो लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग मिसमैच। भाई आपने कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी लोन लिया हुआ है, और वो लोन जो लिया हुआ है आपने, उसको आपने रखा हुआ है FVTPL पर, क्योंकि मे बी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। अब उस पैसे से आपने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स भी कर दी, यानी पैसे लिए, कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, फिर पैसे आए, फिर उस पैसे से आपने जो है वो कर दी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स कर दी, तो आप ऐसी सूरत के अंदर जो है वो क्या करेंगे, आप ऐसी सूरत में अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने के लिए, कि क्योंकि आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को भी FVTPL पे रखा हुआ है, तो बेहतर है कि फाइनेंशियल एसेट डिबेंचर को भी FVTPL पे रख लें। तो एट इनिशियल रिकॉग्निशन वी कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट एट FVTPL, अगर आपने रिड्यूस करना है अकाउंटिंग मिसमैच। तो अगर आपने अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना है, यानी कि मिसमैच ये होगा कि कोई चीज़ किसी और मॉडल पे पड़ी हो, कोई चीज़ किसी और मॉडल पे पड़ी हो, तो जब आप बेहतर है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को रख रहे हैं FVTPL पे, तो अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने के लिए फाइनेंशियल एसेट्स को भी आप रख लें FVTPL पे। अच्छा, इसमें एक देखें पास्ट पेपर है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 4 है। इसमें इसने डिस्कशन मांगी हुई है। द इन्वेस्टमेंट कैन बी डेजिग्नेटेड एट फाइनेंशियल एसेट एट FVTPL if classifying at amortized cost would have caused an accounting mismatch। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को आप अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखें, नहीं भाई, ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल देखती है ना। अब एक मॉडल फॉलो कर रही है अहमद, तो वो ओवरऑल देखती है कि मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज एक ही मॉडल पे चलें। बात आपकी ठीक है, लेकिन वो दोनों पे लगता है तो IFRS 9 ही है ना। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी डेजिग्नेटेड एट FVTPL अगर आप इसको क्लासिफाई करें अमोर्टाइज कॉस्ट पे और इसकी वजह से अकाउंटिंग मिसमैच आ जाए, तो फिर इस सूरत में आप मिसमैच रिमूव करने के लिए आप फाइनेंशियल एसेट्स को भी रख लें FVTPL के ऊपर। और दूसरा ये है कि आपने अगर कोई फाइनेंशियल एसेट्स लिए हुए हैं, वो आपके काफी सारे हैं और उनको आपने FVTPL पे रखा हुआ है, और फिर आपने कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी इनकर कर ली, तो उधर भी आप अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को रख सकते हैं एट FVTPL। तो जिससे मैं वाइस वर्सा भी कह सकता हूँ। तो इधर भी अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने के लिए यू कैन कीप देम एट FVTPL। तो ये था जी थोड़ा अकाउंटिंग मिसमैच की कहानी, कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में भी कीप एट FVTPL अगर ये अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव कर दें। अच्छा जी, एथिक्स के अंदर कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे। तो एथिक्स में ना ये टेबल एक बना हुआ है हमारी किताब में, कि अगर बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे, गलत जर्नल एंट्रीज करने को, बॉस को इसमें अकाउंटिंग आती है, अकाउंटिंग नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन बॉस एम्प्लॉय को गलत एंट्रीज करने को कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में
बॉस इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर वायलेट कर है, आपने ये लगाना है। और एम्प्लॉय इंटिमिडिएशन थ्रेट फेस कर रहे हैं, क्योंकि ना चाहते हुए वो बॉस की बात जो है वो मान लेगा। और जहां तक ताल्लुक है इसका, कि अगर पेपर में सवाल आ जाए कि एम्प्लॉय है कोई और उसने कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसी सूरत में इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक कर दी है, तो ऐसी सूरत में वो कॉन्फिडेंशियलिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर को कर रहा होगा, तोड़ रहा होगा, इन इन प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर रहा होगा। और ऐसी सूरत में जो उसे थ्रेट फेस होगा वो सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपनी जात का थ्रेट होगा, कि उसकी जात को फायदा पहुंच रहा है। और सिनेरियो 3 में है जी, सीए हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ आईएफआरएस। सीए ने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई है, इसका एक सवाल उधर भी किया था हमने, ये पेज 548 चल रहा है। तो एक सवाल हमने उधर किया था, अल्लाह आपका भला करे, आईएफआरएस 15 में भी। तो अगर सीए के पास लिटिल नॉलेज है, तो सीए जो है वो लिटिल नॉलेज अपना अगर अप्लाई कर रहा है और उसको अप्लाई करके गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर अगेन जो है वो हमारा जो रूल वायलेट हो रहा है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इधर नहीं लगाना जब बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को गए। गलत काम से मुराद है बॉस को पता है सब कुछ क्या है, फिर भी कहे एंट्रीज करनी आती हैं लेकिन गलत जल एंट्रीज को कहे, गलत पेमेंट करने को कहे, गलत जो है रिपोर्ट बनाने को कहे। जी अहमद। तो फिर जो है वो ऐसी सूरत के अंदर ये तीन आएंगे, वरना इधर ये आएगा। और कुछ लोग फेमिलियरिटी थ्रेट के बारे में पूछते हैं। फेमिलियरिटी थ्रेट आज तक वैसे आईकेप ने कभी टेस्ट नहीं किया। फेमिलियरिटी थ्रेट इस तरह का होता है कि बॉस एम्प्लॉय को ये कह दे, मानी कि बॉस हो कोई वहां पे, एक एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय का बेटा भी हो। तो एक एम्प्लॉय है, मिसाल के तौर पे सीएफओ, और एक और एम्प्लॉय है उसका बेटा। अब वो बॉस पूछे सीएफओ से कि यार तुम्हारे बेटे को प्रमोट कर दें, वो कहे हाँ कर दो। तो ये फेमिलियरिटी की वजह से एक थ्रेट अराइज हो सकता है। ये वैसे आई के अपने को भी टेस्ट नहीं किया। या फिर किसी पुराने कस्टमर को अनड्यू डिस्काउंट, अनड्यू फेवर देना, तो ये भी एक फेमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है। तो ये कुछ फेमिलियरिटी थ्रेट की एक दो एग्जांपल्स हैं, उसमें एक एग्जांपल और भी दी हुई है, वो फेमिलियरिटी थ्रेट में पढ़ लीजिएगा। तो फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना या किसी ओल्ड कस्टमर सप्लायर को सपोर्ट करना, दैट कुड बी अ फेमिलियरिटी। बहरहाल ये जो रूल्स हैं आमतौर पे इन्हीं के अंदर रहते हैं, तो इन्हीं के अंदर रहते हुए आपने जवाब देना है। तो जबरदस्ती सारे सिनेरियोज में सारी चीजें फिट करके आने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आईएएस 12 के अंदर आपको ना एक तो सवाल था पास्ट पेपर क्वेश्चन 5 टाइप, वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ। इसमें ये था कि जी हमारे साल, इसमें सवाल में देखें 3 रेट दिए हुए थे, 5 का, 6 का, 7 का। और किसी के बारे में भी नहीं लिखा हुआ था कि, किसी एक साल के बारे में भी नहीं लिखा हुआ था कि हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल गया। इसका मतलब है जो जिस साल का रेट था वो उसी साल हमें पता चला है। पहली बात तो ये होगी, जो जिस साल का रेट था वो उसी साल हमें पता चला है। तो इट मीन्स के 5 में हमने कैरी डाउन निकाल लिया होगा 35% के एतबार से, तो 6 का ब्रॉड डाउन भी 35% होगा और 6 का कैरी डाउन भी 35% होगा। तो 6 में तो कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन 6 का कैरी डाउन हमने निकाल लिया होगा 35%, क्योंकि 6 में खड़े होकर हमें 7 का रेट नहीं पता होगा। 6 का कैरी डाउन हमने निकाल लिया होगा 35%, और 7 का कैरी डाउन निकाल रहे होंगे 30% पे। अब रिकॉन्सिलिएशन के अंदर जो रेट यूज हो रहा होगा वो 30 हो रहा होगा, क्योंकि 7 का रेट 30 है। अब 6 का जो ब्रॉड डाउन आया हुआ है वो 35 पे पड़ा हुआ है, 7 का जब अकाउंट बनाएंगे। 6 का ब्रॉड डाउन है वो 35 पे पड़ा हुआ है, उसको सेट करने की जरूरत है, उसको 30 पे लाने की जरूरत है।
तो ब्रॉड डाउन 35 पे है, तो उसको 30 पे लाने के लिए इधर 5 लिख दें। इधर ब्रॉड डाउन को सेट करना था, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन में रेट 30 है, ब्रॉड डाउन का रेट 35 है, तो ब्रॉड डाउन के रेट को सेट करना है। लेकिन जो ये वाला सवाल था, अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ये था, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये था कि 20 का रेट था 35%। हमारे साल पता चल गया कि अगले साल का रेट है 30%। अब इसमें आपने करना ये था कि जब 20 की करंट टैक्स की वर्किंग करनी थी, करंट टैक्स की, तो हमारे साल का रेट तो अल्लाह का शुक्र है 35 ही है, तो 2020 की करंट टैक्स की वर्किंग यूज करते हुए 35% लगाने हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि 2020 में खड़े होकर पता चल गया कि 2021 का रेट बदल गया है, इसलिए जो डेफर करके टैक्सेस राइज होने हैं उन पे ऑब्वियसली बेहतर है कि अगले साल का रेट लगाएं, क्योंकि हमारे साल खड़े होकर पता चल गया है। तो आपने DTL/A एज ऑन जो निकालना था 31/12/20 को, उसके ऊपर फिर आपने रेट लगाना था 30%। अब होना क्या था कि कैरी डाउन आपका आ जाना था 30 पे, ब्रॉड डाउन आपका होना था 35 पे। अब जब आपने रिकॉन्सिलिएशन बनानी थी, तो रिकॉन्सिलिएशन में आपने रेट यूज करना था 35% PBT पे, क्योंकि हमारे साल का रेट तो 35 है। अब जब आप रिकॉन्सिलिएशन में 35% रेट यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रॉड डाउन को आप सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन का रेट मेन होता है जिसके मुताबिक हम डेफर्ड टैक्स के अकाउंट से कंपेयर करते हैं। तो ब्रॉड डाउन को सेट करने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आप कैरी डाउन को 35 पे लाएंगे, तो ये फिगर 30 पे पड़ी हुई है, उसको 35 पे लाना है। तो ये फिगर मिसाल के तौर पे फर्ज करें 300 रुपये होती, तो ये 300 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 5, ताकि यहाँ जो फिगर आए ये दोनों मिला के 35 पे आ जाएं, और ये फिगर फिर रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे जाएगी। तो ये थी जी इसमें थोड़ी सी कहानी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, वो थोड़े से कोई MCQs हैं, वो आप हजरात निकाल लें फाइनल अकाउंट के। Which of the following statement are correct according to IS1? Statement of comprehensive income may be presented as a single statement और इन टू स्टेटमेंट्स। हाँ, इस तरह होता है, इसमें कोई मसला नहीं है। एक ही सफ़े पे P&L और OCI आ जाए सिंगल स्टेटमेंट, या फिर एक सफ़े पे P&L फिर अगले सफ़े पे OCI की अलग आ जाए, तो ये एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर भी हो सकता है, बाय फंक्शन भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, दोनों अलाउड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? मयरिंग एसेट्स नेट ऑफ वैल्यूएशन अलाउंस इज नॉट ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग होता है एक एसेट को एक लाइबिलिटी से नेट करना। अगर डेटर में से आपने प्रोविजन माइनस कर दी है, तो ये तो ऑफसेटिंग नहीं है, ये तो नेचुरल सी एडजस्टमेंट है। एसेट में से एक रिडक्शन माइनस कर दिया आपने, तो ये तो ऑफसेटिंग नहीं है। ऑफसेटिंग तो होता है आपने डेटर क्रेडिटर का बैलेंस आपस में एडजस्ट कर दिया, या कोई सेल कॉस्ट ऑफ सेल आपस में एडजस्ट कर दी, तो ये ऑफसेटिंग है। एन एंटिटी नीड नॉट प्रोवाइड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय IFRS इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट मटेरियल। हाँ, इमटेरियल चीजों के डिस्क्लोजर अगर आपने इग्नोर करने हैं, यस यू कैन इग्नोर देम, नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्रूवल। नहीं, कैश फ्लो एक्रूवल बेस पे नहीं बनती। एंटिटी रिक्लासिफाई करेगी कंपैरेटिव अमाउंट्स अनलेस रिक्लासिफिकेशन इज इम्प्रैक्टिकल। बिल्कुल, आपको रिक्लासिफिकेशन पिछले साल की फिगर्स की करनी पड़ सकती है अगर कोई मसला आ जाए। हाँ, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो ना करें। P&L इज द टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंसेस।
इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स ऑफ ओसीआई, ना ना ना, एसओसीआई में जाते हैं ओसीआई के कंपोनेंट्स, P&L के अंदर नहीं जाते ओसीआई के कंपोनेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट। एन एंटिटी शैल प्रेजेंट विद इक्वल प्रोमिनेंस ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंप्लीट, बिल्कुल इक्वल प्रोमिनेंस, यानी कि P&L अलग सफे में नजर आ रहा हो, बैलेंस शीट अलग सफे में नजर आ रही हो, प्रोमिनेंस के साथ। अच्छा जी। जजमेंट ऑन वेदर एडिशनल आइटम्स आर प्रेजेंटेड सेपरेटली इन इज बेस्ड ऑन, यानी कि बैलेंस शीट के फेस पे अलग अलग आइटम नजर आए, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर एंड लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। हाँ, कुछ एसेट्स होते हैं ज्यादा लिक्विड होते हैं, कैश, कुछ एसेट होते हैं कम लिक्विड होते हैं, डेटर थोड़े से बाद पैसे देता है, कैश तो बिल्कुल लिक्विड एसेट है। फंक्शन ऑफ एसेट्स, एसेट किस काम में है, पीपी किसी और काम में, इंटेंजिबल्स किसी और काम में है। अमाउंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ लाइबिलिटीज, बिल्कुल करंट नॉन करंट में बाइफरकेशन होती है। स्पेस अवेलेबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे पास जगह अवेलेबल है या नहीं, ये क्या अजीब बात हुई? सफे जितने मर्जी अटैच कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या मसला है? अच्छा, हमने एक बात की थी रिस्ट्रक्चर लोन की, रोल ओवर की, या लोन की रीफाइनेंसिंग की। तो मेरे भाई याद रखिएगा, अगर ईयर एंड से पहले आपने लोन को रीफाइनेंस करने का एग्रीमेंट कर लिया है तो उस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे, और ईयर एंड के बाद अगर आपने जो है वो लोन को रीफाइनेंस कराया है, फिर उसे आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। एन एंटिटी ईयर एंड इज 30 जून 2019, इट ब्रीच्ड द कंडीशन ऑफ लोन, इसने लोन की कोई कंडीशन वायलेट कर दी है, एंड इज नाउ पेएबल ऑन डिमांड, और अब ये लोन किसी भी वक्त आपको पे करना पड़ेगा। However, on 30 जून द लेंडर एग्रीज, लोन देने वाले ने एग्री कर दिया कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच, तुमने जो ब्रीच कर दी है मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, रिलैक्स करो। प्रायर टू 30 जून, 30 जून से पहले पहले मैं नहीं मांग सकता, उसके बाद मांगूंगा। अब मैं तुम्हें 12 महीने ये इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें तुम अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई कर लो। अब आप मुझे बताएं, उसने क्या कह दिया कि अगर तुम मिस्टेक रेक्टिफाई कर लो तो मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। ये एग्री कर गए 30 जून को। ऑब्वियसली हम यही सोचेंगे कि एंटिटी की अब नियत यही होगी कि एंटिटी ब्रीच को सही करेगी। ब्रीच होती है, मिसाल के तौर पे उसने कहा था यार तुमने जो है वो ये बिस्किट नहीं बेचने, उसने बिस्किट बेचने शुरू कर दिए। अब वो कहे यार इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करो काम को, फिर मेरा लोन बरकरार रहेगा। तो ठीक है, जब उसने 30 जून 2019 को एग्री कर लिया कि मैं तुमसे 30 जून 2020 तक पैसे नहीं मांगूंगा, इसके बाद कभी मांगूंगा, तो इसका मतलब है फिर नॉन करंट लाइबिलिटी है। ईयर एंड से पहले एग्री हो गया रीफाइनेंस। ये लाइन असल है ना। However, on 30 June 2019 the lender agrees not to demand payment प्रायर टू 30 जून 20, 30 जून पहले, 30 जून 20 से पहले मैं पेमेंट नहीं मांगूंगा, 30 जून 20 के बाद ही होगी फिर पेमेंट। तो इसका मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये एग्रीमेंट भी ईयर एंड से पहले हो गया। एंड इट इज ईयर एंड इज 30 जून व्हेन इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ इतने, लॉन्ग टर्म लोन इसने वापस करने 8 महीने में। द लोन इज रीफाइनेंस्ड ऑन जुलाई, लेकिन साल के बाद हमने उसको कहा है कि हम 2025 में वापस कर देंगे। मेरे भाई साल के बाद हुआ है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, आप इसको मस्ट करंट में ही शो करें, क्योंकि साल के बाद जो हुआ है अब इसको तो नहीं हम देखेंगे। द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्लाइंस विद आईएफआरएस, कंप्लाइंट विद आईएफआरएस में पढ़ लीजिएगा। बेहतरीन स्टेटमेंट ये है कि हमने सारे आईएफआरएस फॉलो किए हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एसओसीआई, ई स्टेटमेंट एंड इक्विटी, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर एक पे नाम आना चाहिए, नेम ऑफ चीफ, चीफ अकाउंटेंट तो नहीं आना चाहिए। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट हैं या ग्रुप की हैं। बैलेंस शीट की डेट आनी चाहिए, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन करेंसी आनी चाहिए, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज आना चाहिए, रुपीज इन थाउजेंड है या क्या है। इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रेक्टिफाइड बाय, नहीं नहीं नहीं, रेक्टिफाई किसी तरीके से भी नहीं हो सकती, नोट्स दे के भी नहीं। गलत पॉलिसी लगा दी वो तो भोंगी है। यानी कि ये इन्वेंट्री के स्टैंडर्ड में आप कह रहे हो कि मैं लगा रहा हूँ 5, वो लाइफो, लाइफो मेथड तो खत्म हो गया, नन ऑफ अबाउट। इक्विटी डिविडेंड्स कहाँ पे शो किए जाते हैं? डिडक्शन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा जी। ये जो साइकिल होते हैं ना, अकाउंटिंग साइकिल, वो शुरू होते हैं जब आप रॉ मटेरियल खरीदें और जब आप कस्टमर को चीजें बेच के पैसे ले लें। तो बाकी सिनेरियोज में देखिएगा, अभी कस्टमर को उससे चीजें बेची हैं इसलिए ये ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल ये होता है कि
हाँ मौजब, हमारे साल खड़े होके अगले साल का जनरल टैक्स रेट पता चल जाए ना, तो वो पास पेपर का सवाल मैंने आपको दिखाया है। लेकिन हमारे साल खड़े होके आमतौर पे जनरल टैक्स रेट अगले साल का पता नहीं चलता सवालों में, अनलेस के सवाल कह दें, तो उसमें फिर हमारे साल खड़े होके सिर्फ अगले साल का डिविडेंड का रेट ही पता चला था, जो आप उस सवाल की बात कर रहे हो। पता नहीं पास पेपर का क्वेश्चन 9 है या कौन सा है, तो उसमें फिर डिविडेंड पे इफेक्ट किया था। अनलेस के सवाल कह दे हमारे साल खड़े होकर अगले साल का जनरल टैक्स रेट पता चल गया। अच्छा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइटम्स, ये बैलेंस शीट के फेस पे ये तो नहीं आता गवर्नमेंट ग्रांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ओसीआई, ओसीआई में क्या आता है? गेन ऑन रिवोल्यूशन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो पी एंड एल में जाता है। करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए? लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कोर्स ऑफ एंटिटीज नॉर्मल साइकिल। हाँ, कई दफा ना एंटिटीज का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ये होता है कि वो लोगों को पे ही 15-20 महीने बाद करते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस की नेचर ऐसी होती है। तो फिर आप उससे करंट लाइबिलिटी कह सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ये इंट्रो में शायद डेफिनेशन पढ़ाई जाती है करंट लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी है अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट पीरियड, इसलिए उसे करंट लाइबिलिटी कहें? नहीं नहीं नहीं। हो सकता है हमने लोन लिया अभी 10 साल के लिए, उसे कैसे करंट कह सकते हैं? लाइबिलिटी इज हेल्प फॉर ट्रेडिंग, हाँ उसको फिर करंट कह दें। लाइबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, हाँ इसको भी करंट लाइबिलिटी कह दें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। बाकी आईएफआरएस 15 के सवाल ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो मॉक का सवाल भी ट्राई कर लीजिएगा, और वो जो मैंने अभी टेस्ट एक अपलोड किया था उसका सवाल भी कर लीजिएगा, तो उसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट नेसेसरीली लीड टू अ लाइबिलिटी बीइंग क्लासिफाइड एज करंट, कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से हम लाइबिलिटी को करंट, नॉट नेसेसरीली पूछा हुआ है ना। अच्छा, इसमें हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरीली लीड टू अ लाइबिलिटी, हाँ ये बी बताना है, सही कह रहे हो। अच्छा जी। ठीक है जी। इट्स ओवर, अल्लाह हाफिज।